डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आई डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एजुकेशन। आज हम बीएड ओडीएल में पेपर ES 102 भारत में वर्तमान शिक्षण परिणामों में यूनिट 6 ब्लॉक 2 समाजीकरण प्रक्रिया द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में अध्ययन करेंगे कि सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, क्या प्रक्रिया किस हिसाब से सोशलाइजेशन होता है और उसमें एजुकेशन का कितना रोल है, एजुकेशन कैसे सोशलाइजेशन को आगे बढ़ाती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये हमारा आउटलाइन है। इसमें हम देखेंगे एजुकेशन इन सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इनोवेशन इन इंडियन एजुकेशन में कौन कौन सा इनोवेशन है और उसके तहत अप्रोच, जो हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच के बारे में हम पढ़ेंगे। मास मीडिया का क्या रोल है उसमें, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, नेशनलिटी एंड एजुकेशन, उसमें हम देखेंगे नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन, क्लासरूम एंड नेशनलिटी, को करिकुलम एक्टिविटी क्या है, किस हिसाब से को करिकुलम एक्टिविटी के थ्रू हम सोशलाइजेशन को आगे प्रमोट करते हैं। रोल ऑफ एजुकेशन, सोशल सिस्टम में एजुकेशन क्या रोल है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन, कल्चर एंड एजुकेशन सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर एंड एजुकेशन, सोशल जस्टिस एजुकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी, सोशलाइजेशन का पर्पज़ क्या है, इन सब की चीज़ों के बारे में हम आज के यूनिट में अध्ययन करेंगे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। आइए हम देखते हैं। तो ये आफ्टर दिस यूनिट स्टडी यू विल अंडरस्टैंड द एजुकेशन इन सोशल कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, अंडरस्टैंड द इनोवेशन इन इंडियन एजुकेशन कि क्या क्या इनोवेशन में है इंडियन एजुकेशन में, टू बी एबल टू डिस्कस द नेशनलिटी एंड एजुकेशन, अंडरस्टैंड द सोशलाइजेशन पर्पज। अगर हम बात करें सोशलाइजेशन और एजुकेशन की, तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन जो है एक ऐसा तरीका है या ऐसा माध्यम है जो सोसाइटी को शेप करने में, सोसाइटी को चेंज करने में, जो उसके सोसाइटी के मेंबर उनको सोशलाइज करने में, सोशलाइजेशन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। क्यों? कि एजुकेशन के थ्रू हम अपने कल्चर को पढ़ते हैं, अब व्यक्ति के जो अंदर निहित क्षमता है उसको हम बाहर निकालते हैं, जिससे वो जो समाज में उसके रूल्स हैं, नियम्स हैं, नॉर्म्स हैं, जो उनके कल्चर हैं, उसको आगे ले सकें, उसके अपने परंपरा को आगे बढ़ा सकें और समझ सकें चीज़ों को और अपनी पूरी क्षमता को इंक्रीज कर सकें और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। अगर देखा जाए तो सोशल एजुकेशन प्ले रोल इन सोशल फंक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, माइंड एंड सोल। एजुकेशन, जैसे स्वामी विवेकानंद भी कहा था कि एजुकेशन जो हमारा क्या है, हमारे अंतर्निहित शक्तियों के बाह्य प्रकटन है, जो हमारे अंदर क्षमता है, जो हमारे अंदर कैपेसिटी है, उसको हम एजुकेशन के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। और गांधी जी ने कहा कि एजुकेशन क्या है, जो हमारा माइंड है, जो उन्होंने 3 दिया था, माइंड, हेड और जो हैंड का कंसेप्ट दिया था, कि वही चीज़ कह रहा है कि एजुकेशन क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। इनका डेवलपमेंट जो होता है, जो विकास होता है, वो किसके थ्रू होता है? एजुकेशन के थ्रू है। एजुकेशन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब किसी व्यक्ति का बॉडी, माइंड और सोल जब डेवलप होगा तो एक अच्छे समाज का निर्माण करेगा, समाज के विकास में वो उसका भरपूर योगदान होगा। उसके लिए कह रहा है कि एजुकेशन परफॉर्म द सोशल फंक्शन। क्यों करेगा? क्योंकि एजुकेशन जो क्या करता है, सोशल फंक्शन को परफॉर्म करता है। सच एज सोशलाइजिंग द न्यू जनरेशन। कैसे करता है? कि जो नए जनरेशन है उनको सोशलाइज करके, उनका समाजीकरण करके, उनके अंदर जो समाज के नियम हैं, जो समाज के रूल रेगुलेशन है, उनको डेवलप कर, जो उनके कल्चर हैं, जो उनके परंपरा है, उसको विकसित करके, सोशलाइजेशन करके। पर्सनालिटी बिल्डिंग, एजुकेशन क्या करता है? जो इंडिविजुअल उसकी पर्सनालिटी को बिल्डिंग करता है। परसीव द कल्चरल हेरिटेज, और जो कल्चरल हेरिटेज है उसको आगे बढ़ाता है। ऐसे भी अगर देखें तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है, इस पर बात करें, सोशलाइजेशन ऑफ न्यू जनरेशन।
एजुकेशन का रोल बता रहा है कि एजुकेशन कैसे सोशलाइजेशन करता है, समाज को आगे बढ़ाता है। तो एजुकेशन का रोल क्या है? सोशलाइज द न्यू जनरेशन, नए जनरेशन को सोशलाइज करना। परफॉर्म द पर्सनालिटी बिल्डिंग फंक्शन, जो इंडिविजुअल उसके पर्सनालिटी को बिल्डिंग करना। टेक द ब्रिंग एंड सोशल परसीव द सोशल एंड कल्चर हेरिटेज, सोशल कल्चर जो हेरिटेज है उसको आगे बढ़ाना। उसका ब्रिंग द अबाउट द सोशल चेंज एंड इम्पोर्टेंट द न्यू नॉलेज, जिससे वो नए ज्ञान को आगे बढ़ा सके। इन सब माध्यमों से अगर देखें तो एक एजुकेशन का सोशलाइजेशन में कितना योगदान है। हर तरह से एजुकेशन क्या करता है, उसको सपोर्ट कर रहा है सोशलाइजेशन को, व्यक्ति को सामाजिकरण के प्रक्रिया में आगे बढ़ाने से उसको क्या कर रहा है, सपोर्टिंग कर रहा है, उसको इम्पोर्टेंट रोल, विटल रोल प्ले कर रहा है एजुकेशन। अगर हम बात करें नेक्स्ट कि एजुकेशन सोशल कंटेक्स्ट इंडिया में बात करें कि एजुकेशन का सोशल कंटेक्स्ट में क्या रोल है, अगर देखें कैसे वो मॉडिफाइड करता है, जैसे हमने बात किया है तो सेम उसी का जो उसमें क्या कर सकता है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। जो इंडिया में अगर देखें तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव से हम एजुकेशन का रोल हम देख सकते हैं सोशल कंटेक्स्ट में। कर इंडिया इन मल्टीफिस टॉपिक दैट द इनकम्पास द रेंज ऑफ हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, ये सब क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर, ये सब अलग अलग पॉइंट है जिसके आधार पे हम एजुकेशन का सोशल कंटेक्स्ट में इंडिया में रोल दे सकते हैं। जैसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो कह रहा है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में दो चीज़ों को दिखाया। जो हमारा जो पहले का जो एशियन इंडियन नॉलेज जो था, जो सिस्टम था, वो क्या था, वो इम्पोर्ट थ्रू द गुरुकुल, वो किसके थ्रू दिया जाता, गुरुकुल में दिया जाता था। इसमें क्या करते, स्टूडेंट और टीचर एक साथ रहते थे, निवास करते थे और एजुकेशन को आगे बढ़ाते थे, तो गुरुकुल प्रणाली हो गई। दूसरा आफ्टर ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल आया तो उसमें क्या हो कि एजुकेशन का मॉडिफिकेशन कर दिया उन्होंने, वेस्टर्नाइजेशन कर दिया एजुकेशन में और इंग्लिश लैंग्वेज को कंपल्सरी कर दिया और वेस्टर्न करिकुलम जो है उसमें शामिल कर दिया, जिससे जो हमारा कल्चर, जो हमारा ग्रोथ है, जो हमारा संस्कृति, जो हमारी सभ्यता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश किया और एक नए अपने वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में देने की कोशिश की उन्होंने। फिर उसके बाद सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड एक्सेस कर एजुकेशन रोल प्ले करता है। जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जो समाज में जो वर्ग बटे हुए हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, कम्युनिटी है, जो एजुकेशन नहीं पा सकते या उनके अधिकार को उनको मालूम नहीं है उनका अधिकार क्या है, तो एजुकेशन के थ्रू हम उनको अवेयर कर सकते हैं उनके अधिकार के प्रति। उनको अवेयर, जो एजुकेशन लेने में जो उनकी एजुकेशन लेना जो राइट्स है उसको हम उन्हें अवेयर करके उन्हें दिला सकते हैं कि उनके बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिले, इक्वल एजुकेशन मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जिससे उस समाज का ग्रोथ हो। इसलिए उसके बाद लैंग्वेज एंड डाइवर्सिटी। लैंग्वेज डाइवर्सिटी क्या है कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, तो पढ़ाने में जो किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए, जैसे ज़्यादातर पढ़ाने में जो स्टेट है वहाँ की लैंग्वेज प्लस इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। तो मदर टंग, अभी जो नई नेशनल पॉलिसी आई है उसमें 2020 उसमें भी एम्फसाइज किया गया है कि जो मदर टंग में बच्चों को शिक्षा दी जाए, जिससे उनका ग्रोथ आसानी से होगा। तो उनके लिए भी अब एक तरह देखें तो लैंग्वेज एंड डाइवर्सिटी है, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज है उसकी डाइवर्सिटी है, तो उसके लिए क्या जो रिसोर्स है, जो टीचर है, उनको भी उस कैपेबल होना चाहिए कि उनको भी लैंग्वेज है, जो बच्चों के जो ज़रूरत है उसके अनुसार उनकी जो लैंग्वेज समझ है उस अनुसार उनको पढ़ाने की कोशिश करें। पॉलिसी एंड गवर्नेंस, जो पॉलिसी एंड गवर्नेंस, इसमें भी बहुत सी पॉलिसी, जैसे बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई, एक्ट 2009 में लाया। उसके बाद जो न्यू पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 2020 है, उसमें भी बच्चों को प्रमोट किया गया कि उनको फ्री एजुकेशन दिया जाए, उनको एक्सेसिबल दिया जाए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए बच्चों को, जिससे उनका विकास हो सके। उसके बाद अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक डिस्पर्टी कैसे है, करें इकोनॉमिक फैक्टर प्ले द क्रूशियल इन द डिटरमाइनिंग द एक्सेस ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जो इकोनॉमिक है ये भी डिटरमाइन करता है कि किस क्वालिटी का एजुकेशन बच्चा प्राप्त करेगा, क्योंकि ये एक तरह देखा जाए तो फैक्टर है जो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने में बच्चों को
एक तरह से बाधा का रोल प्ले करता है, क्योंकि जो ज़्यादा इनकम इकोनॉमिक स्टेटस वाले हैं उनकी जो एजुकेशन, उनके बच्चों की जो एजुकेशन होगी वो क्वालिटी हाई होगी, तो वहाँ पे जो बैरियर है इक्वल अपॉर्चुनिटी की, वहाँ पे सारे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, तो वहाँ पे बाधा है। तो इसलिए एजुकेशन उनको भी मिलना चाहिए, अवेयर होंगे तो अपने अधिकार के प्रति जागरूक होंगे। उसके बाद हायर एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो पॉलिसी भी आई है उसमें भी बात की गई कि स्किल एजुकेशन प्रोवाइड किया, जिससे क्या हो कि उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी आगे बढ़े। स्किल एजुकेशन होगा तो जिससे वो अपना रोजगार स्टार्ट करेंगे, और उनके जो इकोनॉमिक जो लेवल से जो कमज़ोर हैं, जो इकोनॉमिक वीक हैं, उनको क्या करने का, वो सोसाइटी अपर जाएगी। जब इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा तो उनका भी एजुकेशन क्वालिटी और जो एक्सेस है वो आगे बढ़ेगा। डिजिटल डिवाइस है, कोविड के बाद देखें तो डिजिटल डिवाइस का एजुकेशन बहुत सारा प्रयोग होने लगा, तो उसके माध्यम से हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, बच्चा कहीं भी हो हम उसके घर तक पहुंच सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, और उसकी आवश्यकता के अनुसार हम एजुकेशन दे सकते हैं। तो चलें, ये सारी चीज़ क्या है कि एक तरह से देखा जाए तो फैक्टर हैं, कुछ फैक्टर हैं, कुछ प्रमोट करते हैं जो इंडियन एजुकेशन में सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं उनको सोशलाइजेशन में भाग करते हैं। अगर देखा जाए, अब बात आ रही है इसके बाद हम किसकी बात करें, इनोवेशन इन इंडियन एजुकेशन। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या इनोवेशन हुआ, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी शामिल हुई जिससे एजुकेशन को और हेल्दी बनाया गया, उसकी बात करेंगे। तो अगर हम देखें, कह रहे कि इनोवेटिव एजुकेशन प्रैक्टिस इन इंडिया हैज़ बीन इंट्रोड्यूस द इनहेंस द एजुकेशन सिस्टम एंड कल्टिवेट न्यू टैलेंट, स्किल, हैबिट एंड क्रिएटिव अमॉन्ग द स्टूडेंट। का जो इनोवेशन है, क्यों किया गया इनोवेटिव एजुकेशन की शुरुआत, क्योंकि बच्चों में जो है क्या करें, कल्टिवेट करें वो टैलेंट, नए टैलेंट को करें, नए स्किल को कल्टिवेट करें, हैबिट का, क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट के अंदर जो क्रिएटिविटी है उनको डेवलप करें। तो इस सब को डेवलप करने के लिए और एजुकेशन के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारा इक्विटी, इक्वलिटी और क्वालिटी की बात, जो हम तीनों पिलर की बात करते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको प्रमोट करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए कि हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, इक्वल जो इक्विटी हो, इक्वलिटी हो और क्वालिटी, जो एजुकेशन क्वालिटी हो बराबर प्राप्त करें। तो उसको अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी, जो हमारी इनोवेशन है, उसको एजुकेशन में इन्वॉल्व करना, उसको इंटीग्रेट करना, उसको एडॉप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके माध्यम से हम आसानी से ये तीनों पिलर को, इक्विटी, इक्वलिटी और क्वालिटी को हम गेन कर सकते हैं। तो इसमें देखें इवोल्यूशन ऑफ करिकुलम, अब इसको हमको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे हम चेंज कर सकते हैं। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, हमें डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जिसके आधार पर इंट्रोड्यूस द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐप रिमोट लर्निंग, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, रिमोट लर्निंग जो है बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटीग्रेट मल्टीमीडिया रिसोर्स, इंटरेक्टिव क्विज, वीडियो लेक्चर, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को आसानी से हम बच्चों तक पहुंच सकते हैं और उनको आगे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अच्छा, एवोल्विंग करिकुलम, इन्वॉल्विंग जो करिकुलम है उसमें हम इन्वॉल्व करें, एम्फसाइज द होलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। कह रहा है कि जो करिकुलम है उसमें हम होलिस्टिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जैसे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 भी होलिस्टिक एजुकेशन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। होलिस्टिक डेवलपमेंट कब होगा, जब उनको ऑलराउंड, उनको प्रैक्टिकल स्किल मिलेगा, उनको साथ में नॉलेज मिलेगा, को करिकुलम एक्टिविटी बढ़ेगी क्लास में, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास हो उसका, इसलिए होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। इंक्लूजन द सब्जेक्ट स्किल, कोडिंग, AI, एनवायरनमेंट एंड स्टडी, जो अभी AI की बात हो रही है, तेज़ी से एजुकेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो AI को हम उसको बताएं, बच्चों को कोडिंग सिखाएं, बच्चों को AI के बारे में बताएं, और जो अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके प्रति अवेयर करें, जिससे बच्चों को और सीखने की स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जो बच्चों की स्किल डेवलपमेंट उसका इनिशिएटिव लें। फ्लेक्सिबल लर्निंग मॉडल बनाएं, ऐसा मॉडल बनाएं जो बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उसमें हम चेंजेज कर सकें, इसलिए फ्लेक्सिबल लर्निंग मॉडल बनाएं। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, जो इंक्लूसिव एजुकेशन क्योंकि स्पेशलाइज द सपोर्ट द डिफरेंट एबल स्टूडेंट, क्योंकि वो जो क्या करेगा, डिफरेंटली एबल जो स्टूडेंट हैं उनको सपोर्ट करेगा, उनको मेंटली और सपोर्ट मिलेगा। इंक्लूसिव सब
कंबाइंड होकर पढ़ेंगे, उनको ये नहीं लगेगा कि वो समाज से अलग हैं, उनको कंबाइंड करेंगे तो उनके अंदर की जो घबराहट है या जो भी उनके अंदर इन्फिनिटी भरी हुई है वो बाहर निकल के आएगी, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू। एक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, असेसमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी का से रिलेटेड जो स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर उसको एक्सेस कर सकें। एआई एंड डेटा एनालिसिस, तो इन सब माध्यमों से हम देखें तो इंडियन एजुकेशन क्या है, इनोवेशन। इनोवेशन वर्ड जो है क्या है, इनोवेशन मतलब जो नई चीज़ें आ रही हैं जो हम पहली बार यूज कर रहे हैं वो इनोवेशन हो गया। तो एजुकेशन में जब इनोवेशन होगा तो जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो नई पहली बार जब एजुकेशन में यूज किया तो एजुकेशन क्या के लिए है, एजुकेशन के लिए वो इनोवेशन है। तो नए उसके अनुसार क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। जैसे आप फिगर में देखें, टेक्नोलॉजी हैज मेड लर्निंग इजी, इंटरेक्टिव एंड इंक्रीजिंग एसेंसिंग। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी उसमें, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, ऑनलाइन लर्निंग। तो इन सब के माध्यम से जब इंक्लूड करेंगे एजुकेशन में तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इनोवेशन कहलाएंगी। नए नए इनोवेशन है, नए नए टेक्नोलॉजी जो एजुकेशन को इनबिल्ड करेंगे, नए तरीके से सिखाने का प्रयास होगा उसमें। उसके बाद कह रहा है टीचर ट्रेनिंग डेवलपमेंट। अब इनोवेशन होगा रहा है एजुकेशन में तो हमको ट्रेंड टीचर चाहिए, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं। कंटेंट का नॉलेज होना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी है उसका नॉलेज होना चाहिए, और पढ़ाने का जो मेथड है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो इसलिए क्या होगा, टीचर जो है ट्रेंड होने चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि कैसे आप इस टेक्नोलॉजी को प्रॉपर अपने क्लासरूम में बच्चों के सामने एक्टिव कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, किस हिसाब से सिखाएंगे। असेसमेंट रिफॉर्म में होना चाहिए, पेरेंटल इंगेजमेंट होना चाहिए, ये रिसर्च एंड इनोवेशन हब, ऐसा इन्वायरमेंट चेंज क्रिएट करें जिसके थ्रू क्या होगा, रिसर्च और इनोवेशन हब एक डेवलप हो, जैसे बच्चों को तर्क करने के, खोजने की शक्ति, हायर एजुकेशन में रिसर्च, नए नए एरिया में रिसर्च करने की क्षमता उनकी बढ़े। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, बहुत सारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, जैसे स्किल डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन टू प्रमोट एजुकेशन इनोवेशन। तो ये बहुत सारी चीज़ें क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया गया है जो बच्चों को सिखाने में, बच्चों को एजुकेशन को इनोवेटिव बनाने में सहायक सिद्ध हो। लैंग्वेज डाइवर्सिफिकेशन, लैंग्वेज का डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि बहुत सारे लैंग्वेज उनको इंग्लिश के थ्रू पढ़ाया जाए। ग्लोबल कोलैबोरेशन, और जो एजुकेशन है उसमें क्या ग्लोबल ऑनलाइन जो इनोवेशन होने के कारण ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमें जो वर्ड पे प्लेटफॉर्म जो मिलता है वो ग्लोबल लेवल पे हमें एजुकेशन को डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो हम कोलैबोरेट कर सके बाहर के बच्चों को, बाहर की यूनिवर्सिटियाँ अपनी यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन हो, और टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चले, जिससे ग्लोबल कोलैबोरेशन बढ़ेगा। तो इन सब माध्यमों से हम इनोवेशन को और कर सकते हैं। उसमें अब इसमें अगर हम देखें कि जो इनोवेशन एजुकेशन में आ रहा है उसके लिए अब 3 और अप्रोच कौन कौन सा होना चाहिए, किस अप्रोच से हम उस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें मेन है। पहला क्या है, हार्डवेयर, दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर, और तीसरा है सिस्टम अप्रोच। 3 अप्रोच के माध्यम से हम जो इनोवेशन है उसको एजुकेशन सिस्टम में हम डेवलप कर सकते हैं, उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसमें अब हार्डवेयर में क्या क्या हम ले सकते हैं, हार्डवेयर जो है वो क्या किस पे बेसिस है, इंजीनियरिंग पे बेसिस है। इंजीनियरिंग ये कह रहा है कि इन्वॉल्व द यूज ऑफ मैकेनिकल डिवाइस एंड मशीन इन एजुकेशन। हार्डवेयर क्या है, जैसे कंप्यूटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब क्या है हार्डवेयर। इनका मशीन के जो भी मशीन के रूप को हम यूज कर रहे हैं एजुकेशन में वो हमारा क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। स्मार्ट बोर्ड है, ये भी हार्डवेयर हो गया। अब इनको जब हम एजुकेशन में इनको यूज कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल एड्स लाइक मॉडल, मोशन पिक्चर, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, टीचिंग मशीन, इन सब का क्या है, ये हार्डवेयर के एग्जांपल हैं। अगर हार्डवेयर के इसका यूज करके हम एजुकेशन क्वालिटी को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसको इंक्रीज कर रहे हैं और एक्सेसिबिलिटी दे रहे हैं, हम दूर तक पहुंच सकें। दूसरा कार्य कि हार्डवेयर अप्रोच जो है बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ
इंजीनियरिंग, ये किस पे बेस करता है? एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। जो इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल है उस पे हार्डवेयर जो है टेक्नोलॉजी अप्रोच है वो बेस है, इंजीनियरिंग बेस है। उसके बाद कह रहा है सॉफ्टवेयर अप्रोच। सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है? सॉफ्टवेयर कह रहा है सेपरेट अप्रोच ट्राई टू डेवलप ऑल थ्री बेसिक कंपोनेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। सॉफ्टवेयर इस पे वर्क करता है। जो इनपुट हो, कोई इनपुट दिया जाओ, अंदर प्रोसेस होता है और आउटपुट जो बाहर निकलता है, वो इन तीन चीज़ों पे सॉफ्टवेयर जो जैसे जो प्रोग्राम हो गए, अब कंप्यूटर या लैपटॉप में या मोबाइल में जो प्रोग्राम चल है वो जैसे पीपीटी है, तो पीपीटी जो जो बना हुआ है ये दिख रहा है आपको, सॉफ्टवेयर फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमारा नया अप्रोच डेवलप होगा। वो क्या है? सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच क्या है कि जब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दोनों को मिला के जब मिक्स करेंगे तो जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो सिस्टम अप्रोच कहलाएगा। दिस अप्रोच द कंसर्न विद टेक्नोलॉजी, ऑब्जेक्टिव, बिहेवियर, टर्म, प्रिंसिपल। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें कि इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, फिर कौन से मेथड से टीचर पढ़ा रहा है वो सब कुछ आ जाएगा सिस्टम अप्रोच में। किस तरह कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है, किस मेथड से पढ़ा रहा है। तो फिगर में जैसे देखें, अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी को 3 भागों में बांट दिया गया है: हार्डवेयर अप्रोच, सिस्टम सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच, या ET1, ET2 और ET3 भी बोला जाता है, ET2 भी बोला जाता है इसको। तो इस तरह से जो हमारा इनोवेशन है, एजुकेशन में जो इनोवेशन हो रहे हैं इस एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस से, इस क्लासिफिकेशन के बेसिस से हम चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहे हैं एजुकेशन में, और उसको कोलैबोरेट करके हम बच्चों को जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, स्किल उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मॉडिफाइड। अब उसमें इनोवेशन में अब उसका में क्या क्या टेक्नोलॉजी जब इस्तेमाल करेंगे तो मास मीडिया एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है जो सोशलाइजेशन में, एजुकेशन को प्रोवाइड करने में, लोगों को अवेयर करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। मास मीडिया में अब क्या क्या है? मास मीडिया सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन एंड वेरियस टेक्नोलॉजी टूल हैव बीन डेवलप्ड इनहेंस द लर्निंग प्रोसेस, एग्जाम्पल द मास मीडिया एंड अप्रोच इन द एजुकेशन टेक्नोलॉजी। करके एजुकेशन टेक्नोलॉजी में जो मास मीडिया अप्रोच है, जो लोगों को मास मीडिया के द्वारा, जो न्यूज़ के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, टेलीविज़न पे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, ऑनलाइन जो ई लर्निंग प्रोग्राम हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, यूजीसी ने इनिशिएटिव लिया है जो ऑनलाइन लैंग्वेज लेक्चर चलते हैं। तो NCERT के लेक्चर हैं, डिस्ट्रिक्ट जो हर स्टेट में अलग अलग, दूरदर्शन पे DTH पे चल रहे हैं, फ्री प्रोग्राम आ रहे हैं, लेक्चर चैप्टर वाइज। टीचर अच्छे जो टीचर हैं वो एक्सपर्ट हैं जो अपने अपने लेक्चर देते हैं और उसको उनको प्रसारित किया जाता है जिससे जो सबके लिए एक्सेस हो, सब बच्चों के लिए। तो वो क्या हो गया? मास मीडिया एजुकेशन के थ्रू एजुकेशन हो गया। उसके बाद कह रहा है उसमें मास मीडिया के बाद उसमें बात कर रहा है कंप्यूटर की। मास मीडिया हो गया, उसमें क्या क्या आ जाएगा टेक्नोलॉजी, जो अलग अलग कंप्यूटर हो गया। दूसरा इंटरनेट क्या करेगा? एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करे, जो रिवोल्यूशन, वो क्या करेगा? कनेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन को शेयर करने में या कोई चीज़ सर्च करने में हमें मदद करेगा। फिर ईमेल क्या है? ईमेल हमारे इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो हमको कम्युनिकेशन में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में एक बेटर माध्यम है, जो स्टूडेंट टीचर एक दूसरे से कम्युनिकेट होता है। फिर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो गई, इसके थ्रू भी स्टूडेंट और टीचर आपस में कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे जो एजुकेशन जो उनकी प्रॉब्लम है वो उसको हम दूर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अगला है नेशनलिटी एंड एजुकेशन। हमने पढ़ा इनोवेशन इन एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन। उसके बाद नेशनलिटी एजुकेशन क्या है, कैसे एजुकेशन नेशनलिटी को प्रमोट करता है, कैसे प्रोवाइड करता है, तो उसकी बात करेंगे हम। यहाँ कह रहे हैं कि नेशनलिटी एंड एजुकेशन आर क्लोजली लिंक टू द national pattern of the education, play a significant role in the shaping the education experience of the student. Here some of way of the which नेशनलिटी इफेक्ट ऑफ एजुकेशन, कौन कौन सा कैसे कैसे इफेक्ट करता है, उसमें बात कर रहा है कि नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन। जो कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री, उसका जो एजुकेशन का पैटर्न है वो अपना पैटर्न होता है, सबका अलग अलग पैटर्न होता है। तो
वही कह रहा है कि नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन जो है वो किस हिसाब से प्रोवाइड करना है, कैसा एजुकेशन दिया जाएगा, वो उसका सबका अलग अलग पैटर्न है। ईच कंट्री हैज द ओन नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन। प्रत्येक कंट्री क्या करती है, उसका अपना नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन है, कैसे प्रोवाइड किया जाए, कैसे करिकुलम को बनाया जाए, कल्चर सोशल उसमें क्यों है, क्योंकि हर देश का जो एजुकेशन जो उसका कल्चर है, सोशल है, इकोनॉमिक्स वैल्यू है और नेशनल वो डिफरेंट होता है। तो इन सब चीज़ों को जब एजुकेशन में यूज करेंगे तो हर कंट्री का अपना एक पैटर्न बनेगा जिससे वो एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। दूसरा का क्लासरूम एंड नेशनलिटी। क्लासरूम में नेशनलिटी कैसे है, द नेशनलिटी ऑफ द स्टूडेंट कैन बी अफेक्ट देयर द एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम। कैसे, स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, क्योंकि जो क्लासरूम है उसमें डिफरेंट कल्चर के स्टूडेंट आएंगे, डिफरेंट लैंग्वेज होगी, उनका कल्चर अलग होगा। तो जब डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड के जब स्टूडेंट आएंगे और आपस में कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी तो प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के कल्चर को सीखेगा। तो वहाँ क्लासरूम में क्या होगा, नेशनलिटी डेवलप होगी, वो सीखेगा कैसे हम एक हो सकते हैं, किस हिसाब से हम क्लासरूम में कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू हम उनके कल्चर को सीखने का मौका मिलेगा। उसके बाद कह रहा है कि को करिकुलम एक्टिविटी। को करिकुलम एक्टिविटी क्या है, को करिकुलम एक्टिविटी का मतलब ये है कि हम क्लासरूम में जो एक्टिविटी कराते हैं, स्किल उनको दिलाएं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हमारा लेक्चर हो रहा है या जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको हम करके कैसे सीखें, किस हिसाब से हम रोल प्ले करके सीखें, बच्चों को सिखाएं, या हम कुछ उनसे फिगर बनवाएं या ड्राइंग करवाएं या हम मिट्टी से कुछ बनवाएं। तो सब्जेक्ट के अनुसार हमको उनके अंदर क्या करें, को करिकुलर एक्टिविटी डेवलप करें, जिसके थ्रू क्या होगा, उनके अंदर एक स्किल डेवलप होगी और वो आगे जाके जो प्रत्येक बच्चे की अपनी जो है सीखने की क्षमता है या जो उसकी इच्छा है, जो बनाना चाहे, जिसमें वो बेटर कर सकता है, उसमें वो ग्रोथ करेगा। उसके बाद कह रहा है कि इनोवेशन एजुकेशन प्रैक्टिस कैन बी आल्सो प्ले द रोल ऑफ प्रमोटिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसी एंड इंक्लूसिव इन एजुकेशन। कह रहा है कि जो इनोवेटिव एजुकेशन है वो क्या करता है, वो ग्लोबली प्रमोट करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करता है, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने में। और जो हमारी जो पॉलिसी है 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें एम्फेसाइज किया गया है कि इम्पोर्टेंस दिया गया है उस किसके लिए किया गया है कि जो ह्यूमनिटी हो, गेम, स्पोर्ट, किन किन चीज़ों को, स्पोर्ट, गेम, फिटनेस, इन सब चीज़ों पे फोकस किया गया है। क्यों किया गया है कि जिससे बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो उनका, और जिससे जब उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, उनका मन का, उनके बॉडी का, उनके माइंड का जब विकास होगा तो एक जो सिटीजन बन गए, स्वस्थ सिटीजन और एक्टिव सिटीजन जो हम समाज को क्या करके दे पाएंगे एजुकेशन के। इसलिए होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है कि जो हम हमारी जो पॉलिसी है वो भी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, होलिस्टिक एजुकेशन की बात कर रही है, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। उसके बाद कर रहे हैं रोल ऑफ एजुकेशन सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में क्या क्या एजुकेशन का रोल है उसमें देखें तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन। कह रहे कि जो स्टेट का हर स्टेट का अपना एक क्या है, कैसे एजुकेशन दे रहा है, कैसे एजुकेशन में उसकी पॉलिसी, क्या अलग पॉलिसी होगी, सेंटर की पॉलिसी अलग है, एजुकेशन की पॉलिसी अलग है, उसमें कितना फंडिंग दे रहा है, उसका कितना वो किस हिसाब से मॉडिफाई कर रहा है एजुकेशन को, हर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन पावर है एजुकेशन में, तो उस हिसाब से एजुकेशन क्या करता है, वो सेव करता है। उसके बाद कल्चर एंड एजुकेशन ऑफ सोसाइटी। जो कल्चर है, कल्चर ऑफ एजुकेशन क्यों है कि एजुकेशन इज इसेंशियल फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग द कल्चर वैल्यू। जो एजुकेशन क्या करता है, जो हमारे कल्चर वैल्यू उसको ट्रांसफॉर्म करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है, सीखना, बच्चों को सिखाता है कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो परंपरा है ये है, वो ट्रांसफ़र करता है, उसको प्रमोट करता है, उसको आगे बढ़ाता है। तो कल्चर वैल्यू एजुकेशन में सोसाइटी को डेवलप करने में रोल प्ले करता है। फिर सोशल स्ट्रक्चर एंड एजुकेशन। एजुकेशन कैन बी रिफोर्स या चैलेंज द एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर। कह रहा है कि जो एजुकेशन क्या करता है, इसमें जो एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम है उसको चैलेंज भी करता है, उसको
आगे भी बढ़ाता है। चैलेंज क्यों करता है? चैलेंज इसलिए करता है कि जब उसमें जब कमियां आती हैं तो उनको दूर करने के लिए, उनको बदलने के लिए वो चैलेंज वहाँ पे करता है कि इन चीज़ों को चेंज होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, सोशल रिफॉर्म होना चाहिए। तो इसलिए एजुकेशन चैलेंज करता है और उसको रिफॉर्म करके नए तरीके से उसको समाज को आगे बढ़ाने में उसका नया योगदान है। जो समाज में सोशल जस्टिस एंड एजुकेशन, जब हम अवेयर होंगे तो हमारे जो रूल्स नॉर्म्स हैं, हमारे जो राइट्स हैं, उसको हम समझेंगे। इक्वल एजुकेशन या इक्वल राइट्स की हम जो बात करते हैं, जब हम समाज अवेयर होगा तो इक्वल राइट्स वो जानेगा कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे नॉर्म्स क्या हैं, हमें क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, क्या हमारे अधिकार हैं, उनकी बात करेगा। तो एक समाज, सुदृढ़ समाज का निर्माण होगा। उसके बाद मास मीडिया एंड सोसाइटी। मास मीडिया बात की हमने, मास मीडिया कैसे एजुकेशन को से चेंज करता है, यहाँ पे सोसाइटी को कैसे वो चेंज करता है। क्योंकि जो मास मीडिया क्या है, एक तरह से देखा जाए तो हमें एक आईना दिखाता है, या हमारे जो समाज का जो प्रतिबिंब है मास मीडिया के थ्रू, हम पेपर में, न्यूज़ चैनल में जो हमारे समाज में घट रही चीज़ों को हम देख सकते हैं, उसको अध्ययन कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। और बच्चे उससे एजुकेशन में अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ों के प्रति अवेयर होते हैं कि हमारे समाज में वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, कैसे एजुकेशन को चेंज आ रहा है, सोसाइटी समाज में कैसे चेंज आ रही है। सब चीज़ों को मास मीडिया के थ्रू हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद जो पर्पज़ ऑफ सोशलाइजेशन है, क्या पर्पज़ है, उसके लिए अगर हम देखें तो बात करें कि जो सोशलाइजेशन का पर्पज़ है, इंस्टिलिंग डिसिप्लिन, ओबीडेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो सोशलाइजेशन क्या करता है, जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको बच्चों में इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे वो आगेकारी बना रहा है। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू लर्न इम्प्रूव द डिसिप्लिन, ओबीडेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन चीज़ों को सिखाने में मदद कर रहा है। दूसरा क्या है, पर्सनल ग्रोथ। बच्चों का जो एजुकेशन के थ्रू क्या पर्सनल सोशलाइजेशन कब होगा तो एजुकेशन के थ्रू होगा। एजुकेशन क्या करेगा, आप सोशलाइजेशन क्या करेगा, उसके जो पर्सनल ग्रोथ हैं उनको डेवलप करेगा, जो समाज के अनुसार से जो उनके पर्सनालिटी को डेवलप करेगा, उनके आइडेंटिटी को डेवलप करेगा, उनकी एक आइडेंटिटी बनाएगा समाज में। तो उसके बाद अंडरस्टैंड द सोशल रोल, और सोशलाइजेशन क्या करेगा, जो सोशल रोल है अंडरस्टैंड उसको, उसके रोल से उसको समझाने में बच्चों को मदद करेगा। क्योंकि जब समाजीकरण होगा कब, जब बच्चा सीखेगा समाज में। बच्चा जब जन्म से जब पैदा होता है तो पहला समाजीकरण उसका क्या होता है, उसके माँ, उसके परिवार के अंदर होता है। उसके बाद जो बाहर जाता है वो उसके आसपास के लोग, स्कूल जाता है तो स्कूल में अलग अलग कल्चर, अलग सोसाइटी से बच्चे आते हैं तो उनके बिहेवियर को, उनके कल्चर को, उनके भाषा को सीखता है। तो उसका समाजीकरण एरिया बढ़ता जाता है, तो उसके अंदर नई नई खूबियाँ, नई नई चीज़ें डेवलप होती है। इसलिए वो जो उसका क्या करता है, अंडरस्टैंड द सोशल रूल्स, जो समाज का नियम है उसको समझता है कि हमारे समाज क्या नियम है, जो दूसरे कल्चर सोसाइटी का उसका नियम क्या है। तो अलग अलग चीज़ों को सीखने का प्रयत्न करता है, उसके नॉर्म से, उसके रूल्स को सीखता है। उसके बाद क्या, सोशल कॉम्पिटेंसी उसके अंदर डेवलप होती है, सोशल इंटीग्रेशन डेवलप होता है, और ओवरऑल डेवलपमेंट। और इन सब के थ्रू, सोशलाइजेशन के थ्रू क्या होता है, बच्चे में ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, इसकी बात करता है। इसलिए हमारा जो सोशलाइजेशन का पर्पज़ है ये फुलफिल होता है एजुकेशन में। और अगर इस यूनिट के ख़त्म होने के बाद अगर हम देखें तो इवैल्यूएट करें ये, तो हम बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द सोशलाइजेशन क्या है, इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं इसको। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिस्क्राइब कर सकते हैं कितने टाइप्स के सोशलाइजेशन होते हैं, एजुकेशन का क्या रोल है, इनोवेटिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है सोशलाइजेशन में, या एजुकेशन को डेवलप करने में, एजुकेशन को समाज को डेवलप करने में क्या रोल है। इन सब चीज़ों के साथ हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं। नमस्कार।